नमस्कार दोस्तों, आप सभी का द एजुकेशन कैटलिस्ट में स्वागत है और मैं हूं पंकज चुत्पल। दोस्तों, नेट में या आप कोई यूपीएससी का जो भी असिस्टेंट प्रोफेसर का एग्ज़ाम होने वाला है या यूपीपीसीएस द्वारा असिस्टेंट प्रोफेसर का जो एग्ज़ाम होने वाला है या कोई अदर एग्ज़ाम जैसे जिसमें मानक भाषा, बोली, राजभाषा, राष्ट्रभाषा या संपर्क भाषा से संबंधित कई बार क्या होते हैं क्वेश्चन आपको देखने के लिए मिल जाते हैं। और राजभाषा से संबंधित एक अलग से वीडियो भी मैंने बना दिया है जिसमें क्या है राजभाषा के जो अन्य जो डीप पार्ट्स हैं उनको वहाँ पर क्या है समझाया गया है। तो दोस्तों, अगर आपको इन सब में कोई कन्फ्यूजन हो पूरा वीडियो देखने के बाद लास्ट तक वीडियो देखिएगा। जहाँ तक मुझे उम्मीद है कि आपका कोई कन्फ्यूजन नहीं बचेगा। अगर बच जाता है फिर भी तो आप कमेंट बॉक्स में बताइएगा, हम लोग उसका सलूशन ज़रूर देंगे आपको। तो दोस्तों देखिए, यहाँ पर कुछ वर्ड्स लिखे हैं हमने। बोली, मानक भाषा, राजभाषा, राष्ट्रभाषा और संपर्क भाषा क्या सभी एक होती हैं क्या? आपके दिमाग में पहला क्वेश्चन तो ये आता होगा। राजभाषा और राष्ट्रभाषा क्या होता है, कई बार सेम टोन के साथ बोले जाते हैं और लोग इनको एक समझ लेते हैं, तो क्या एक चीज़ होती है क्या? और बोली और संपर्क भाषा में क्या अंतर होगा, मानक भाषा और बोली में क्या अंतर होता है? तो इन सब चीज़ों को हम लोग यहाँ पर समझने की कोशिश करेंगे। दोस्तों, बोली क्या होती है कि बोली क्या होता है किसी एक क्षेत्र विशेष में। पहला गुण क्या होगा, किसी क्षेत्र विशेष में, मतलब क्षेत्र बहुत बड़ा नहीं हो सकता, में बोली जाने वाली भाषा क्या होती है उस क्षेत्र की क्या कहलाती है, बोली कहलाती है। और बोली की सबसे बड़ी खासियत क्या होती है, उसमें कोई क्या होता है आपको साहित्य नहीं मिलेगा। साहित्य से तात्पर्य मेरा ये नहीं है कि आपको जो साहित्य होता है पूरा साहित्य नहीं मिलेगा। इसमें आपको जो साहित्य मिलेगा वो कौन सा साहित्य मिलेगा, वो आपको लोक साहित्य मिलेगा। ठीक है, जो साहित्यिक होते हुए भी साहित्यिक नहीं होगा। तो क्या होता है, कई बार जैसे हिंदी में है, हिंदी में कई भाषाएं बोलियां थी, बाद में वो क्या होता है मानक भाषा के रूप में आती हैं और साहित्यिक भाषा का दर्जा भी प्राप्त करती हैं। फिर धीरे से उनका क्या होता है डिमोशन हो जाता है और वो मानक भाषा के क्या हो जाते हैं नीचे उतर जाती हैं। तो बोली के बारे में अगर हम लोग थोड़ा सा और डीप समझें तो हम लोग ऐसे समझ सकते हैं कि आप लोगों ने अवधि, ब्रज और खड़ी, इन तीनों के बारे में तो लगभग पढ़ ही रखा होगा या सुन रखा होगा। इन तीन बोलियों को लेकर ही काफ़ी ज़्यादा डिस्कस होता है। अवधि भाषा है, ब्रज भाषा है, खड़ी बोली, जिसके नाम में बोली वो इस समय क्या हो गई आपकी मानक भाषा बन के रूप में क्या है साहित्यिक रचना में सबसे ज़्यादा प्रयोग हो रही। जब आपका हिंदी साहित्य का भक्ति काल शुरू होता है उसमें अवधि और ब्रज मुख्यतः अवधि, और फिर बाद में लास्ट के भक्ति काल में क्या होता है और रीत काल में क्या है आपका साहित्यिक भाषा के रूप में किससे दर्जा प्राप्त हो जाता है, ब्रज को। और अवधि में आप रामचरितमानस देखते हैं तुलसीदास की, तुलसीदास के अलावा भी बहुत सारे लोग उन्होंने क्या है आपकी अवधि में रचना की थी। वहीं ब्रज की बात की जाए तो ब्रज में भी आप चित स्वामी, गोविंद स्वामी, सूरदास आदि का नाम भी देख सकते हैं, केशव बिहारी, ऐसे लोगों को भी आप लोग ये नाम देखते जाते हैं। और जो अगर आधुनिक में देखें तो ब्रज में रत्नाकर तक यह यात्रा आपकी चली आती है। तो लेकिन बाद में क्या है कि ब्रज ब्रज एक क्षेत्र विशेष में बोली जा रही है, फिलहाल अवधि एक क्षेत्र विशेष में बोली जा रही है। एक ये पश्चिमी हिंदी की भाषा है। हम लोग हिंदी क्या है 5 डिवीजन करते हैं। अवधि क्या है पूर्वी हिंदी की भाषा है, और खड़ी बोली क्या है ये भी पश्चिमी हिंदी की ही भाषा है, एक बोली है, यह एक खंड है। ठीक है, तो आप लोग समझ गए होंगे बोली क्या होती है। इसकी पहले बात तो एक क्षेत्र विशेष में बोली जाती होती है, और इसमें क्या होता है साहित्य का अभाव होता है, अगर होता है तो क्या होता है लोक साहित्य के रूप में होता है। कई बार क्या होता है कि कोई एक भाषा या एक बोली क्या होती है कि मानक या साहित्यिक प्रवृत्ति धारण कर लेती है, लेकिन धीरे धीरे क्या होता है जब उसमें लोक से जुड़ाव या कटाव हो जाता है तो क्या होती है वो अपनी भाषा के रूप से फिर हट जाती है। और उस प्रारूप में क्या है हिंदी में कई सारे परिवर्तन देखने को मिलते हैं, कभी अवधि कभी ब्रज, और वर्तमान में खड़ी बोली क्या है मानक भाषा के रूप में हमें देखने के लिए मिलती है। और क्या है खड़ी बोली एक समय में क्या थी आपकी आपकी बोली के रूप में थी, जो कि दिल्ली के आसपास के इलाके में बोली जाती थी, या फिर दक्षिण में जो जिसको हम दक्षिणी बोलते हैं वहाँ पर ये कुछ बहुत प्रयोग की जा रही थी। परंतु वर्तमान में क्या है मानक भाषा। तो मानक भाषा थोड़ा सा समझ लेते हैं। मानक भाषा क्या होता है कि जब कई सारी श्रेणियाँ होती हैं,
परंतु इनमें क्या होती है, व्याकरणिक रूप से, जैसे शब्द रचना हो गई, इनकी वाक्य विन्यास हो गया, आदि में क्या होता है, कुछ ना कुछ साम्यता होती है। तो इन सभी साम्यताओं को क्या होता है, एक निश्चित रूप में क्या कर दिया जाए, परिमार्जित कर दिया जाए। अर्थात मानक भाषा को क्या होता है, परिनिष्ठित भाषा भी कहा जाता है। ठीक है, तो कर दिया जाए तो उसको क्या कहा जाता है, और उस सब में क्या है, एक शब्द के जो सबसे ज़्यादा प्रयोग होने वाला शब्द हो, या जिसका सबके साथ क्या है, ग्राह्यता अधिक हो, तो उसको क्या बोलते हैं, उसके बाद जो भाषा का रूप हमें प्राप्त होता है उसको क्या होते हैं, हम लोग मानक भाषा कहते हैं। सपोज करिए कि जैसे लोटा है, एक बार हम लोटा ले लेते हैं, तो आप अगर इसको अवध वाले इलाके में जाएंगे, या जो कि ब्रज मतलब कन्नौजी या से मिलता हुआ है, तो उसको लोटक कई जगह लुटिया बोलते हैं, कई बार लट्टा बोलते हैं। तो इस टाइप के कई वर्ड आपको देखने के लिए मिल जाएंगे। लेकिन जो आप शुद्ध वर्ड में क्या है, इसको मानक भाषा में जो प्रतिष्ठित रूप में उसको क्या बोला जाता है, इसको लोटा बोला जाता है। ठीक है दोस्तों, तो मानक भाषा आपको समझ में आ गई होगी। इसमें क्या होता है, जो शब्द रचना होता है, वाक्य विन्यास होता है, इस तरह क्या होता है, व्याकरणिक रूप से क्या होता है, एक सांचे में ढाल दिया जाता है, जिसकी क्या होता है, जो उस भाषा विशेष में क्या है, सभी जगह उसकी ग्राह्यता बराबर बनी रहे। हिंदी के अंदर आपको 18 भाषाएं मिल जाएंगी, लेकिन क्या है, उनमें क्या है कि जो आपकी मानक भाषा होगी, जो फिलहाल खड़ी भाषा के रूप में जिसको हम लोग जानते हैं हिंदी में, उसकी आपको चाहे वो ब्रज में चले जाएं, कहीं और चले जाएं, उसको कुछ ना कुछ भाषा में लोग समझने वाले मिल ही जाएंगे। और लगभग लगभग इनमें क्या होती है, व्याकरण की साम्यता बनी रहती है। बाकी में क्या होता है, आपको व्याकरण की साम्यता देखने के लिए परेशान होना पड़ता है। लेकिन हाँ, जैसे हिंदी में भोजपुरी आती है, आप लोग भोजपुरी के नाम सुनते हैं, उसकी लिप भी अलग है और क्या है, और व्याकरण भी अलग है, परंतु फिर भी उसको क्या है, हिंदी में शामिल किया जाता है। क्यों? क्योंकि उसकी बहुत सारे शब्द और बाकी चीज़ें क्या है, हिंदी से मिलती हैं, तो हिंदी वाले उसे अलग भाषा के रूप में नहीं देख पाते, और वो हिंदी भाषा को अलग भाषा का दर्जा मिल जाए तो उसका मोह उनके अंदर बना रहता है, उसको हिंदी में शामिल किए रहते हैं। क्योंकि भोजपुरी का अपना साहित्य भी है, और बाकी सारी चीज़ें भी कसौटी हैं, उसको बोली की क्या है, वो मानक भाषा के रूप में भी उसको देखा जा सकता है। ठीक है, तो इनमें क्या होता है, भौगोलिक, राजनीतिक, प्रशासनिक, सांस्कृतिक और सामाजिक क्या होता है, कारणों से क्या होता है, इनमें एक संरचना के रूप में इनको फिक्स कर दिया जाता है, और वो मानक भाषा कहलाती है। ठीक है, राजभाषा और राष्ट्रभाषा के बारे में हम लोग थोड़ा थोड़ा समझ लेते हैं। देखिए दोस्तों, राष्ट्रभाषा क्या होती है कि किसी देश में बहुसंख्यक, पहले हम लोग यहाँ पे इसको समझ लेते हैं, बहुसंख्यक लोगों द्वारा जो बोली जाने वाली भाषा होती है, उसको क्या मान लिया जाता है, उस देश की राष्ट्रभाषा मान लिया जाता है। बहुसंख्यक पहली चीज़ है इसके लिए। दूसरी चीज़ क्या है कि वो बहुत सारे लोगों के बीच क्या है, कम्युनिकेशन का क्या करती है, काम करती है। अर्थात कम्युनिकेशन अर्थात संपर्क भाषा का काम करती है। हम लोग यहाँ मिक्स करके सब चीज़ें समझ रहे हैं। संपर्क भाषा क्या होती है कि सपोज करिए आप क्या है, हिंदी भाषी हैं और आप केरला पहुंच जाते हैं। ठीक है, आप केरला पहुंच जाएंगे तो वहां पर आपको कम्युनिकेशन के लिए आपको क्या है, किसी एक तीसरी भाषा की जरूरत पड़ेगी। हो सकता है वो इंग्लिश हो, होगी तो क्या होगा, आपको वो इंग्लिश क्या कहलाएगी, वो संपर्क भाषा कहलाएगी। अर्थात क्या है, दो भिन्न भाषी क्षेत्रों के लिए जो मीडिएटर का काम करती है, वो भाषा क्या कहलाती है, संपर्क भाषा कहलाती है। वर्तमान में सबसे ज़्यादा जो संपर्क भाषा के रूप में इस्तेमाल किया जाता है, उसको किसका प्रयोग किया जाता है, वो इंग्लिश का प्रयोग किया जाता है। फिर किसका प्रयोग किया जाता है, अगर आप किसी अन्य का बात करें तो आपको हिंदी लगभग लगभग वर्तमान समय में क्या है कि आपको चाहे साउथ के राज्यों में हो या किसी अन्य जगह पे हो, संपर्क भाषा के रूप में मिल जाएगी। अगर आप किसी से हिंदी से बोलेंगे तो आप भूखे नहीं मरेंगे। मतलब क्या है, मेरे कहने का यहाँ पे तात्पर्य ये है कि हिंदी लगभग लगभग लोग क्या है, समझते हैं। तो हिंदी क्या है, वर्तमान समय में क्या है, संपर्क भाषा के रूप में विकसित हो गई है। ठीक है, इसके पीछे क्या होते हैं, बहुत सारे कारण होते हैं। व्यापारिक उपयोग के द्वारा सारे कारण बढ़ सकते हैं, व्यापारिक उपयोग के कारण हो सकता है, या आजकल टीवी हैं, फिल्में हैं, ये सारा भी क्या है, संपर्क भाषा के निर्माण में क्या होती है, योगदान देती हैं। और कैसे आप लोग जब हिंदी साहित्य का इतिहास पढ़ते हैं, उसके साथ जब आधुनिक साहित्य में आते हैं, तो वहाँ पर चंद्रकांता वगैरह का नाम आप लोग सुनते हैं, जिसके लिए क्या है, लोगों ने हिंदी सीखी थी। क्यों? इतने रोचक उपन्यास थे वो। ठीक है, तो ये क्या है, कई सारे कारण होते हैं जो संपर्क भाषा के विकास के रूप में सहायक होते हैं। तो संपर्क भाषा क्या होती है, जब दो भिन्न भिन्न भाषाभाषी लोगों के बीच में क्या है, जो मीडिएटर का काम करती है, उस संपर्क भाषा कहलाती है। तो राष्ट्रभाषा क्या होती है, एक संपर्क भाषा के रूप में भी विकसित हो जाती है, और बहुसंख्यक लोग उसको समझ रहे होते हैं। और जरूरी नहीं कि इसको क्या सरकार द्वारा मान्यता प्राप्त हो, सरकार द्वारा मान्यता प्राप्त नहीं होती है।
ठीक है, ये होती है आपकी राष्ट्रभाषा। इसके अंदर क्या गुण क्या होते हैं, हम लोग यहाँ पर थोड़ा उसको भी समझ लेते हैं। पहले गुण तो ये होगा कि ये जन सामान्य में प्रयोग की जाएगी। जन सामान्य में इसका क्या होगा, उपयोग आपको देखने के लिए मिल जाएगा। सामान्य जो लोग होंगे उनके द्वारा इसका प्रयोग मिलेगा। इसका क्षेत्र क्या होगा, विस्तृत होगा, अर्थात देशव्यापी होगा। ठीक है, और क्या चीज़ आपको मैंने जैसे बताया पहले आपको, ये क्या संपर्क भाषा के रूप में काम करती है। संपर्क भाषा आप लोग समझ ही चुके हैं, संपर्क भाषा क्या होती है। ठीक है, और ये क्या करती है, जो राष्ट्रभाषा होती है, राष्ट्रीय एकता के विकास में क्या करती है। जैसे गांधी जी मानते हैं हिंदी क्या है, राष्ट्रभाषा के रूप में अपना योगदान दे सकती है। क्यों दे सकती है, क्योंकि ये राष्ट्रीय एकता को मजबूत करती है। इसमें क्या होता है, उच्च कोटि का साहित्य का निर्माण होता है। ठीक है, उच्च कोटि का साहित्य आपको मिल जाएगा, इसमें आपका राष्ट्रभाषा में मिल जाएगा। ठीक है, और इसमें साथ क्या होता है, भावात्मकता भी जुड़ी रहती है। भावात्मक लोगों के साथ जुड़ाव बना रहता है, भावात्मक जुड़ाव। ये क्या हो गए आपके सारे सारे क्या हो गए, आपके राष्ट्रभाषा से संबंधित तत्व हो गए, जो कि एक राष्ट्रभाषा के लिए आवश्यक होते हैं जिनको आप लोग समझ सकते हैं। ठीक है, कितने तत्व तो हम लोगों ने समझ लिए। जन सामान्य में इसका प्रयोग हो जाएगा, विस्तृत होगी, संपर्क भाषा के रूप में होगा, राष्ट्रीय एकता में सहायक होगी, उच्च कोटि साहित्य होगा, भावात्मक जुड़ाव बना होगा। अब समझते हैं राष्ट्रभाषा। तो आप लोग समझ गए राजभाषा के बारे में क्या होता है। ये इसको पहले चीज जो इसके लिए इंपॉर्टेंट है वो क्या है, संविधान द्वारा इसको क्या होती है, स्वीकृत मिली होती है। ठीक है, जरूरी नहीं कि उस क्षेत्र की क्या हो लोकल लैंग्वेज हो, वो बाहर से क्या हो सकता है, आयातित हो सकते हैं। जैसे आप मध्यकाल में जब पढ़ते हैं तो क्या है, फारसी आपकी क्या होती है, राजभाषा का दर्जा प्राप्त किए रहती है। वर्तमान में क्या है, लगभग लगभग अंग्रेजी इस काम को कर रही है, क्या है, इसको राजभाषा के रूप में काम कर रही है। और ये क्या करती है, कई बार जो राजभाषा होती है मीडिएटर काम करती है, अर्थात ये भी संप्रेषण या संपर्क भाषा के रूप में सहायक होती है। ठीक है, आप समझ ही सकते हैं। ठीक है, आपको ये सारी चीज़ें आपको इसमें देखने के लिए मिल जाती हैं। तो इसके लिए संविधान में कुछ ना कुछ आपको देखने के लिए मिल जाएगा। तो जो शासन के काम होते हैं या शासक वर्ग का जो काम होता है वो इसी भाषा में किया जाए। शासन या शासक की भाषा यही होती है, कौन सी, जो आपकी राजभाषा होती है। ठीक है, हो सकता है इसका क्या होता है, क्षेत्र क्या हो सकता है, जैसे आपने राष्ट्रभाषा का क्षेत्रीय सीमा आपकी सी क्या होती है, बहुत ज़्यादा विस्तृत नहीं होती है, क्षेत्रीय सीमा कम होती है। कम इससे तात्पर्य क्या हो सकता है कि जो राज्य के आसपास के लोग हैं वही इस भाषा का प्रयोग कर रहा हूँ। जैसे अंग्रेजी के साथ क्या है, अंग्रेजी के साथ एक चीज़ जुड़ी होती है जो कि उच्च वर्ग है, ऐसा माना जाता है। उच्च और मध्य वर्ग क्या है, अंग्रेजी का प्रयोग करता है, बाकी लोग क्या करते हैं, इसका प्रयोग नहीं कर पाते। ठीक है, इसमें क्या है, इसकी क्षेत्रीय कम सीमा में होगा, और इसका जो बोलने वालों की संख्या क्या होगी, वो बहुसंख्यक नहीं होंगे, अल्पसंख्यक लोग हो सकते हैं राजभाषा के साथ। हो सकता है बहुसंख्यक भी हो, लेकिन क्या हो, अल्पसंख्यक भी हो सकते हैं। मतलब बोलने वालों की संख्या, अल्पसंख्यक तात्पर्य क्या है, बहुत कम लोग नहीं होंगे, लेकिन क्या होंगे, इनकी संख्या राष्ट्रभाषा से क्या हो सकते हैं, कम हो सकते हैं। ठीक है, ये आपको रोजगार दिला सकती है। जैसे मैकाले का आप नाम सुनते हैं, बाबू बना सकती है आपकी ये भाषा। बाबू बनाने, बाबू कौन सा वाला बाबू, सोना वाला बाबू नहीं, ये बाबू वाला बाबू, मतलब सरकारी बाबू आपको बना सकते हैं। ठीक है, कौन सी राजभाषा, क्योंकि सरकारी नौकरी आपको ये दिला सकते हैं, अर्थात ये आपको सरकारी नौकरी, अर्थात ये सरकारी दामाद बनाने का काम कौन कर सकती है, आपको राजभाषा कर सकती है। ठीक है, और इसके साथ समस्याओं में क्या होती है, इसकी अभिव्यक्ति क्या होती है, सीमित होती है। क्या होता है कि आपको कोई चीज़ व्यक्त करना है, अपने मनोभावों को व्यक्त करना है, तो क्या है, आपको अभिव्यक्ति के लिए बहुत ज़्यादा स्पेस नहीं होता। क्यों, क्योंकि उसमें फीलिंग्स का मामला जुड़ा होता है। ठीक है, अगर भारतीय राजभाषा से संबंधित समझा तो आर्टिकल 343 से 351 तक क्या है, राजभाषा से संबंधित क्या है, आर्टिकल दिए गए हैं। और भाग किस में आता है, 17 में आता है। तो दोस्तों मुझे उम्मीद है कि आप राजभाषा समझ गए होंगे, और राजभाषा की जो चीज़ें हैं वो हमने यहाँ पर एक चार्ट के रूप में भी देख ली हैं। संविधान द्वारा स्वीकृत होती है, लोकल लैंग्वेज भी हो सकती है, जरूरी नहीं कि लोकल लैंग्वेज हो, और ये फॉरेन लैंग्वेज भी आपको क्या है, इसका काम हो सकता है। जैसे फॉरेन लैंग्वेज में क्या है, आपका फारसी और अंग्रेजी आपको देखने के लिए मिल जाती है, जो कि फॉरेन लैंग्वेज है, जो कि विदेशी भाषा के से आती हैं और क्या राजभाषा के रूप में भारत में काम करती हैं।
ये संपर्क भाषा भी हो सकती है। शासन और शासक वर्ग की भाषा होगी, वर्ग की भाषा होगी। और आपकी क्षेत्रीय सीमा इसकी क्या होगी, कम होगी। ठीक है, अर्थात क्षेत्र सीमित होगा, आप इसको ऐसे समझ सकते हैं। ठीक है, और अल्पसंख्यक मतलब बहुसंख्यक वर्ग की भाषा जरूरी नहीं कि हो, नॉर्मली उच्च वर्ग की भाषा मानी जाती है। रोजगार परक होती है और अभिव्यक्ति का माध्यम इसका कैसा हो सकता है, सीमित हो सकता है। ठीक है, तो ये हो गया। और बोली के बारे में हमने समझ ही लिया, क्षेत्र विशेष में बोली जाने वाली भाषा होती है। मानक भाषा को हमने समझ लिया, पर निश्चित होती है, इनकी क्या होते हैं, एक निश्चित पैटर्न देखने को मिलता है। और संपर्क भाषा के बारे में हम लोग समझ ही लिया, और राष्ट्रभाषा के बारे में भी आप लोगों ने समझ लिया। ठीक है दोस्तों, तो मुझे उम्मीद है कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो आप वीडियो को लाइक कर सकते हैं, शेयर कर सकते हैं और सब्सक्राइब कर सकते हैं। और बाकी अगर आपको कोई प्रॉब्लम लग रही है, कहीं पर कोई कॉन्सेप्ट समस्या आ रही है आपको, तो आप क्या है, कमेंट बॉक्स में जाइए और कमेंट करके बता दीजिए। अगर आपको वीडियो नहीं पसंद आया है, कहीं पर कोई प्रॉब्लम है, तो भी आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। धन्यवाद।